नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न विथ अमित गुरु पे। आज पुनः हम आपके बीच केंद्रीय बजट 2023-24 को लेकर आए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 हैंड रिटन नोट्स के साथ। आपको पता है आज हम लोग केंद्रीय बजट 2023-24 करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। 23-24 हमें पता है कि 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि महिला वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा बजट पेश किया गया। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमृतकाल, जो कि आपका 25 वर्षों तक चलने वाला है, जो 2022 से 2047 तक चलेगा, ये अमृतकाल का पहला बजट होगा। और निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये 5वां बजट होगा। ठीक है, अगर बजट के कुल साइज की बात करें, कुल आकार की बात करें, तो 45 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ बजट का आकार है। जहां पे अगर हम उधारी की बात करें, उधारी के अलावा उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां अगर हम देखें तो 27.2 लाख करोड़ हमारी उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां होंगी। इसके अलावा कुल खर्च जो होगा 45 लाख करोड़ होगा। और जो हमारा कुल प्राप्तियां होगी, अगर हम कुल प्राप्तियां अगर कर के हिस्से में देखें, कुल प्राप्तियां जो है टैक्स से हमें कितना मिलेगा, तो इस बार का जो अनुमान है 23.3 लाख करोड़ हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट को पेश किया गया। बजट का कुल आकार देखें तो 45 लाख करोड़ रुपए का था। ये अमृतकाल का पहला बजट है और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी का 5वां बजट है। और हमें पता होना चाहिए कि अमृतकाल जो 25 वर्षों तक चलने वाला है, आपका 2022 से लेकर 2047 तक। आइए आगे देखते हैं। हम अगर इतिहास की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। अगर हम बजट के इतिहास की बात करें बजट के इतिहास की बात करें तो इसमें 2-3 चीजें जो है हमें देखने की जरूरत है। इसमें 2-3 चीजें कौन कौन सी होगी, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। कि आइए देखते हैं कि इतिहास में हम लोग पहला अगर हम बात करें कि ब्रिटिश भारत का जो पहला बजट जो पेश किया गया था, वो 1860 में किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। अगर आजाद भारत में देखें तो स्वतंत्र भारत में 1947 में षणमुखम सेठी के द्वारा ये पेश किया गया। आगे गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस बजट की क्वेश्चन को पूछ रहा है। अगर स्वतंत्र भारत के बजट को पूछ रहा है कि किसने पेश किया, तो षणमुखम सेठी होगा। और गणतंत्र भारत के बजट को किसने पेश किया, तो जॉन मथाई होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है, मोरारजी देसाई। कितनी बार, तो 10 बार। आगे देखते हैं। अगर कहे कि पहली महिला जो बजट पेश की थी वो कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इसलिए थी क्योंकि वो कार्यवाहक वित्त मंत्री थी, साथ में वो प्राइम मिनिस्टर थी। जब प्राइम मिनिस्टर थी तो साथ में वो वित्त मंत्री भी थी, तो इसलिए पहली अगर महिला पूछा जाए कि बजट पेश करने वाली कौन थी, तो वो होगी इंदिरा गांधी। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा दिया जाए और पूछा जाएगा कि पहली पूर्णकालिक महिला कौन थी जो बजट पेश की थी, वो होंगी निर्मला सीतारमण। और सबसे अधिक बार कौन पेश की, तो निर्मला सीतारमण। किस मामले में, महिला के मामले में। अगर ओवरऑल बात करें किया जाएगा तो होंगे मोरारजी देसाई। और आपका जो महिला का अगर बात किया जाएगा तो वो होंगे आपके निर्मला सीतारमण जी।
चलिए आगे देखते हैं। जब उन्होंने बजट पेश करना शुरू किया था, तो उन्होंने पहली लाइन यही बोली थी कि हमारी आज़ादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। उनका कहना था कि ये जो हम 75वें साल, पहले 75वें साल यानी कि 2022 में, जब जैसे ही 2022-23 में हम लोग घुसे, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में वो चमकता सितारा के रूप में मानी जा रही है। आगे देखते हैं। अगर इस चालू वित्त वर्ष में अगर हम आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाएं तो 7% है, और अगले साल हमारा जो है आर्थिक विकास दर कितना रहने वाला है, 6.5%। इसको याद रखना है कि वित्त वर्ष 2023-24 में, 23-24 में कितने परसेंट आर्थिक विकास दर की बात की गई है, तो 6.5%। इसके बाद उन्होंने योजना के बारे में बताना शुरू की, जिसमें पहला योजना पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में उन्होंने बताया। हमको पता है कि पीएम गरीब कल्याण योजना जो कि आपके मार्च 2022, अगर हम इसके प्रारंभ की बात करें कि कब से पीएम गरीब कल्याण योजना आपका प्रारंभ हुआ था, तो वो होगा आपका मार्च 2020 से। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम से लॉकडाउन हुआ था और उसी समय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया गया, जिसमें बीपीएल परिवारों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा था। अगर हम इसकी बात करें तो फिर से ये 1 जनवरी 2023 से आपका शुरू हो गया है, और शायद दिसंबर दिसंबर 2023 तक फ्री में मिलने वाला है राशन। अगर हम कोविड-19 के दौरान की बात करें तो उन्होंने बताया अपने बजट भाषण में कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को 28 महीने तक फ्री में राशन दिया गया था। तो अभी तक हमने यह देखा कि 1 फरवरी को बजट पेश होता है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। 45 लाख करोड़ कुल बजट का आकार होता है। ये अमृतकाल का पहला बजट होता है और निर्मला सीतारमन जी का 5वां बजट होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ-कुछ योजनाएं के बारे में बताया, जिससे हम, मेरे हिसाब से जो योजना का जो शुरुआत है वो हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में योजना कब शुरू हुआ था ये पूछ दिया जाता है। तो पहला है स्वच्छ भारत मिशन, आपका 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला, यानी कि शुरुआत अगर पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन। आपका जो सेकंड है उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 से प्रारंभ हुआ। कहाँ से, तो यूपी के बलिया से प्रारंभ होता है, और इसमें हमको पता है कि एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। आगे हम बात करते हैं तो पीएम जन धन योजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। ये आपको 28 अगस्त 2014 याद रखना है कि पीएम जन धन योजना कब से स्टार्ट हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 से। ये जीरो अकाउंट बैलेंस था, जीरो अकाउंट वाला बैलेंस वाला अकाउंट था, जो सभी बैंकों में और पोस्ट ऑफिसों में खुल रहा था। तो अभी तक हमने ये 3 योजनाओं के बारे में बातचीत की। पहला था आपका स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होता है। सेकंड आपका है उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 से बलिया से प्रारंभ हुआ था। और पीएम जनधन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुआ था, जो कि सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी। इसके बाद उन्होंने जो भी योजनाएं बताई, उसका जो तुलना था 2014 से करते हुए उन्होंने बताया, जिसमें हमारा ये सबसे प्रमुख ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या होगा कि उन्होंने बताया कि जो प्रति व्यक्ति आय है 2014 की तुलना में इतना एक 1,97,000 रुपये हो गए हैं। तो याद रखना है पीसीआई पर कैपिटा इनकम कितना हो गया है, 1.97 लाख। इसको एकदम ध्यान से याद रखना है। पीसीआई कितना हो गया पर कैपिटा इनकम, 1.97 लाख। ठीक है आपका। और दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि 2014 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 10वीं थी, और अब यह बढ़ के केवीं हो गई है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और 5वीं किसको पछाड़ कर बनी है, तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बनी है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी होगी। एक तो पर कैपिटा इनकम इंडिया का कितना हो गया, 1.97 लाख। और जो दूसरा आपका हो गया है आपका
जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है वो कितनी हो गई है, पांचवी। और पूछ सकता है कि पांचवी किसको पछाड़ कर हुई है, तो वो ब्रिटेन को पछाड़ कर हुई है। आगे देखते हैं। कहता है कि जो अमृतकाल के विजन को, अगर अमृतकाल के विजन को हासिल करना है तो हमें तीन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अमृतकाल आपको पता है कि 2022 से 2047 तक चलने वाला है। अगर हम उसके विजन को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें तीन चीजों पर केंद्र आपको ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हमारा जो अगले 25 वर्षों का जो विजन होगा उसमें तीन चीजें शामिल होगी। पहला है कि युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देने के लिए नागरिकों के लिए अवसर उपलब्ध कराना। पहला है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। दूसरा है आपका रोजगार में वृद्धि करना है। और तीसरा है सुदृढ़ और बृहत आर्थिक वातावरण, और आर्थिक वातावरण आपको तैयार करना है। आइए आगे देखते हैं हम खबरों को। उन्होंने आगे बजट में चर्चा करते हुए ये बोली कि भारत एट 100 की यात्रा में 4 रूपांतरकारी परिवर्तन, यानी कि ये आपको जो अगर एट भारत एट 100 की जो यात्रा अगर पूरी करनी है तो उसमें 4 रूपांतरकारी परिवर्तन आपको करने होंगे। यानी कि 1947 से जब हम लोग 2047 में जब जाएंगे तो ये चार चीजें अगर हम करते हैं तो हम भारत एट द रेट 100 की यात्रा को पूरी करने में सफल होंगे। जिसमें पहला उन्होंने बताया कि महिलाओं का आर्थिक आपको सशक्तिकरण करना होगा, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और जो सेकंड है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, आपको शॉर्ट में रहेगा पीएम विकास। तो पीएम विकास का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना इसका पूरा नाम होगा। पीएम विकास का पूरा नाम क्या होगा? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। उन्होंने बताया कि जो पारंपरिक हमारे शिल्पकार हैं उनको हम पहले के लोग उनको विश्वकर्मा कहते थे, उनको हमको वित्तीय समर्थन देना होगा, कौशल विकास उनके स्किल को डेवलप करना होगा, उनके लिए मार्केट अवेलेबल करवाना होगा और उनको डिजिटल रूप से साक्षर करना होगा। इसके बारे में उन्होंने बताया। तीसरा है हमें पर्यटन का विकास करना होगा और चौथा है आपका ग्रीन डेवलपमेंट, जो कि सबसे पूरे बजट में सबसे अधिक बल इसी पे दिया गया है, हरित विकास पे। उसमें भी हरित खेती, हरित ऊर्जा और हरित भवन पे बातचीत हुई है। तो अगर हम भारत एट द रेट 100 की यात्रा में अगर चार रूपांतरकारी मौके अगर हम देखते हैं तो उनमें पहला मौका है कि महिलाओं का हमें आर्थिक सशक्तिकरण करना होगा, विमेन एम्पावरमेंट करना होगा। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तीसरा है आपका पर्यटन और चौथा है ग्रीन डेवलपमेंट। क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट में हरित खेती, हरित ऊर्जा और हरित भवन। आइए आगे देखते हैं हम लोग। और उन्होंने इस बजट की 7 प्राथमिकताएं, सप्तर्षि, यानी कि बजट की जो प्राथमिकताएं हैं वो कितनी हैं? याद रखना है आपको 60। यानी कि कुल 7 बजट की प्राथमिकताएं हैं। अमृतकाल की जो बजट की प्राथमिकताएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। आइए देखते हैं कौन कौन है। तो पहला उन्होंने बताया कि जो हमारी प्राथमिकता होगा वो समावेशी विकास होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। दूसरा है उन्होंने बात कहा है कि अंतिम छोर तक पहुंचना है हम, यानी कि एलएमसी एलएमसी की बात करते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की इन्होंने बात की है। थर्ड में अगर हम उनकी प्राथमिकताओं को देखें तो यूथ पावर पे बात करते हैं, और जो चौथा है, चौथा जो है आपका फाइनेंशियल एरिया है, वित्तीय क्षेत्र है। पांचवा जो है ग्रीन डेवलपमेंट है, ग्रीन डेवलपमेंट हरित विकास की बात करते हैं। छठा जो है आपका क्षमता उभारना है, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। और जो आपका जो सातवां है वो अवसंरचना और निवेश, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट एंड, इसमें हम कौन कौन सा होगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर हम टोटल अगर प्राथमिकताओं की अगर बात करें तो कितनी प्राथमिकताएं हैं, तो सात, सात प्राथमिकताएं। पहला है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा है आपका एलएमसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी, तीसरा आपका है यूथ पावर, और चौथा है आपका फाइनेंशियल एरिया, और जो पांचवा जो आपका होगा हो जाएगा आपको एसडी जीडी हो गया, यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट। छठा जो हो गया आपका सीबी हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग, और सातवां जो हो गया इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी बात इन्होंने की है। आइए आगे देखते हैं। अब एक एक करके जो सातों प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। पहला है आपका जो समावेशी विकास की बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि जो समावेशी विकास, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, समावेशी विकास, इसमें तीन चीज़ों को शामिल किया जाता है। आपका पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है हेल्थ, और तीसरा है एजुकेशन। तो इन तीनों के बारे में जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनके बारे में बातचीत करेंगे, क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। यानी कि आपको याद रखना कि समावेशी विकास में तीन चीज़ें शामिल होगी। पहला है कि एग्रीकल्चर होगा, दूसरा हेल्थ होगा, और तीसरा एजुकेशन होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहला जो क्षेत्र है हमारा एग्रीकल्चर का, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या किया गया है। उसमें सबसे पहला जो काम किया गया है आपका कृषि वर्धक नीति, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड का उन्होंने एक निधि बनाया है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड। उन्हें इसमें उन्होंने कहा है कि जो गांव के जो हमारे जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा उद्यमी हैं उनके लिए एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। मान लेते हैं कि अगर कोई गांव में है तो किसी के यहाँ अगर कोई चीज़ टमाटर हो रहा है या कोई अन्य फ्रूट हो रहा है, अन्य फ्रूट हो रहा है, तो उसका अगर कुछ उसको बनाना है, जैसे कि टमाटर का अगर उसका चटनी या सॉस बनाना है, तो सॉस के लिए उसको स्टार्टअप उसको कम छोटा मोटा स्टार्टअप की जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार बोली है कि उनको हम, जो हमारे ग्रामीण उद्यमी हैं उनको हम स्टार्टअप करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और उनको जो फंड मिलेगा वो किस निधि से मिलेगा, कृषि वर्धक निधि से मिलेगा, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सिलरेटेड फंड, एएससी से मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा जो है उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए उन्होंने 2200 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है हम अपने बजट में। मेनली ये जो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम है जिसमें हॉर्टिकल्चर आता है। अब हॉर्टिकल्चर में अगर बागवानी की अगर बात करें तो उसमें फल फूल और सब्जियां दोनों की खेती होती है। तो हॉर्टिकल्चर का रोग मुक्त विकास हो, ठीक है, तीव्र गति से विकास हो, इसको विकसित करने के लिए केंद्र सरकार कितने करोड़ रुपए की योजना लाई है, 2200 करोड़ रुपए की इसमें कार्यक्रम को लाया है। यानी कि उचित मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उच्च मूल्य की जो बागवानी फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लगाया है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम को लाया गया है। आइए आगे देखते हैं। आपका तीसरा जो है, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपके प्रश्न में बजट से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। अब जो मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना करेंगे, अब इसको कौन से नाम से जाना जाएगा, श्री अन्न। इंपॉर्टेंट रहे, इसको याद रखना है कि जो मिलेट है अब उसको किस नाम से जाना गया, श्री अन्न। यानी कि आपको जो भी मोटे अनाज है अब उसके नाम के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, श्री लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको आपको पता है कि 2000 जो 23 है आपका अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित है। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो 2023 है उसमें क्या है, उसको हम लोग मिलेट वर्ष के रूप में घोषित करते हैं। और अगर हम मिलेट की बात करें तो
अगर पूरे वर्ल्ड में उत्पादन में कौन से स्थान पर है भारत? पहले स्थान पर है। और जो निर्यातक है उसमें सेकंड स्थान पे है भारत। तो इसको याद रखना है। ये दोनों क्या है? मिलेट में। ठीक है, मिलेट में। तो मिलेट के उत्पादन में अगर हम बात करें, मिलेट के उत्पादन में बात करें तो उत्पादन में हम पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान पे हैं, और निर्यातक में किस सेकंड स्थान पे हैं। तो मिलेट के जो हमारे फायदे क्या होते हैं? तो सब हमको पता है कि इसमें पोषण बहुत ज़्यादा होता है। इससे हमारा जो खाद्य सुरक्षा होता है, और साथ ही साथ जो किसानों का क्या होगा? कल्याण होगा। किसानों का कल्याण होगा। इसमें अगर हम बात करें तो आपका बाजरा, रागी, इन सब फसलों को, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब फसलें जो हमारे मिलेट्स में आते हैं। तो दो तीन चीज़ें मिलेट्स के बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो है कि भाई जो मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र स्थापना होगा, और इसको किस नाम से जाना जाएगा? श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। दो अब जो दूसरा है आपका, अगर बात करें तो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। दूसरा बात करें तो आपका भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, ये बहुत चर्चा में रहता है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। इसको बजट में कहा गया कि इसको एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। तो आपसे यह पूछ सकता है कि भारतीय किस संस्थान को मिलेट्स का उत्कृष्टता केंद्र बनाने पर जोर दिया गया है? तो वो होगा भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान। या चाहे इस तरह से भी पूछ सकता है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो है हैदराबाद में। तो मिलेट्स को लेकर एकदम ध्यान से याद रखना है कि मिलेट्स को मिलेट्स अब मोटे अनाज को गोड़ लागिए और कहिए श्री अन्न, और उनको 2023 का मिलेट वर्ष घोषित कर दिया गया है। हम लोग मिलेट्स के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे हैं, और भेजने में, निर्यातक में सेकंड स्थान पे हैं। और जो बाजरा का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? आपका हैदराबाद में है। आगे देखते हैं। और कृषि के लिए क्या किया गया? तो 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का प्रावधान किया गया है, एलोकेशन किया गया है। अब हम कभी कभी मानते हैं कि कृषि में केवल खेती करना होता है। नहीं, कृषि में आपका फसल उत्पादन होता है, साथ ही साथ आपका पशुपालन होता है, डेयरी होता है, और मत्स्य पालन होता है। इन चारों को जब हम मिलाते हैं तब वो एग्रीकल्चर कहलाता है। तो इसके लिए आपको एग्रीकल्चर लोन के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का प्रावधान किया है? तो 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? इसमें जो पहला है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, और इसको सरकार बोलती है कि 2047 तक हम इसको खत्म कर देंगे, सिकल सेल को। आपको पता है कि जो एनीमिया होता है, एनीमिया, वो उसमें रक्त की कमी हो जाती है, तब एनीमिया रोग होता है। मगर जो सिकल सेल है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सबसे ज्यादा जो अगर होता है तो वो जनजातीय क्षेत्रों में होता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी आपका जो होता है वो हंसिया आकार का हो जाता है। हंसिया आकार का होने के कारण साथ ही साथ क्या होता है? ये मरने लगता है, मरने लगता है। ठीक है, मरने लगता है। इससे क्या होगा कि आरबीसी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। इससे सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, तो एनीमिया तो होता है कि रक्त की कमी हो जाने पर एनीमिया हो गया। मगर जब आपकी आरबीसी अगर हंसिया आकार की हो जाती है, हंसिया आकार की यानी कि हंसुआ के आकार का हो जाता है, तब वो क्या होता है? मरने लगता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जो होता है आपका जनजातीय क्षेत्रों में होता है। तो इसको केंद्र सरकार ने कहा है कि हमको इसको उन्मूलन करना है, और इसका टारगेट कब का है? 2047 का है। चलिए, अब शिक्षा के बारे में क्या केंद्र सरकार बजट में बातें की हैं? कि उन्होंने कहा है कि हम डाइट बनवाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि प्रत्येक जिले में एक डाइट की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षकों हैं उनको अधिक अच्छे से प्रशिक्षण करने के लिए, उनमें इनोवेशन लाने के लिए, उसमें उनमें टेक्नोलॉजी लाने के लिए हम डाइट का प्रावधान
करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने तीसरी बात को शिक्षा के बारे में जो कहा, उसमें कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए हम राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनवाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा कि एक साथ एक कई बच्चे एक ही किताब को आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब जो हमारा जो सेकंड आपका जो टारगेट है सरकार की, जो हम लोग जो प्राथमिकताएं की बात किए हैं, उसमें पहली प्राथमिकता को हमने देखा कि समावेशी विकास, और अब जो सेकंड प्राथमिकता है वो है एलएमसी, यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि अंतिम छोर तक पहुंचना। इसके लिए केंद्र सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है, और ये कितने ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया है, तो 500 ब्लॉकों को, यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम। ठीक है, ए बी, ठीक ना, ए बी के अंतर्गत कितने ब्लॉक को शामिल किया गया है, 500 ब्लॉकों को, यानी कि ऐसे ब्लॉक जिनका विकास नहीं हुआ है, उनका विकास करने के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिनमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं आधारभूत संरचनाएं शामिल हैं। इसके पूर्व में जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, इसको बोलते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है, 112 जिलों को। और हमें ये भी याद रखना है कि ये जो आकांक्षी जिला प्रोग्राम है, यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, एडीपी, ये इसमें इसको कब से प्रारंभ किया गया है, 2018 से प्रारंभ किया गया है। और इसमें कुल कितने जिले शामिल है, 112 जिले शामिल है। और अगर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की अगर बात करें, तो इसमें कितने ब्लॉक को शामिल किया गया है, तो 500 ब्लॉक को शामिल किया गया है। और थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो हमारा जो बिहार में इसके अंतर्गत 61 ब्लॉक को इसमें शामिल किया गया है। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को इस पर टारगेट में लिया गया है, जिसमें 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया है, और उसमें 61 ब्लॉक जो है हमारे बिहार के हैं। और पूर्व में जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा है, उसमें 112 जिले आते हैं, और यह है जो आपका 2018 से प्रारंभ होता है। सेकंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपका प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, ये आपका लास्ट टाइम यूपीएससी का सवाल था। यूपीएससी का सवाल था कि पीवीटीजी सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो प्रधान जो आपकी वित्त मंत्री थी तो बोल के चली गई कि पीवीटीजी, अब हमें बताना होगा पीवीटीजी के बारे में। तो पीवीटीजी का मतलब होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजातीय समूह है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो जंगलों में जो लोग रहते हैं, जो आम आदमी से दूर हैं, यानी कि वैसे व्यक्ति जो प्रकृति के प्र- बहुत पास हैं, बहुत पास हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको वो अभी भी किस पे जिंदा है, तो शिकार करने पे जिंदा है, पढ़ना लिखना उनको अभी तक नहीं आता है। तो वैसे ग्रुपों के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को शुरू किया गया है। तो याद रखना है कि पीवीटीजी का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलरली वनरेबल वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह, वैसे समूह जो प्रकृति के बहुत पास हैं। अगर हम बात करें पीवीटीजी के बारे में, तो जो स्टैटिक पार्ट है आपका, इसको जो ढेबर आयोग जो 1973 में बना था, ढेबर आयोग, इस उस यही यही जो आयोग है, इसको एक अलग ग्रुप के रूप में बनाया था। तो पूछेगा कि पीवीटीजी को अलग ग्रुप किसने बनाया, किस आयोग ने बनाया, तो वह आयोग का नाम होगा आपका ढेबर आयोग। अगर हम पूरे भारत में बात करें कि पीवीटीजी की संख्या कितना है, तो वो है 75। पीवीटीजी की अगर भारत में कुल संख्या देखें तो 75 है, और सबसे अधिक पीवीटीजी कहाँ पाए जाते हैं, तो ओडिशा में। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पीवीटीजी, ठीक है, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स सबसे ज्यादा कहाँ में है, तो ओडिशा में है, और उनकी संख्या कितनी है, तो 75 है।
ठीक है। और इनको कौन कौन सा आयोग जो है अलग ग्रुप बनाया था, तो उसका नाम था ढेबर आयोग। हमने पूर्व में बात किया कि पीवीडीसी का मतलब कि आदिम जनजाति, जिनको जो अभी तक शिकार पे आश्रित हैं और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसीलिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन कार्यक्रम लागू किया गया। आशा है कि पीवीटीजी आपको समझ में आया होगा। आगे उन्होंने बात की, जो एलएमसी में बात की लास्ट माइल कनेक्टिविटी में, उन्होंने एक योजना की चर्चा की जिनका नाम था ऊपरी भद्रा योजना। ऊपरी भद्रा योजना, जो कि ये जो योजना है, जो कर्नाटक की योजना है, ठीक है, कर्नाटक की राज्य योजना है, राज्य योजना है। तो पूछेगा कि ऊपरी भद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है, तो वह कर्नाटक से। दूसरा चीज पूछ सकता है कि किसके लिए योजना चलाई जा रही है, तो सूखा के निवारण के लिए, सूखा से निपटने के लिए वहां पे कौन सी कर्नाटक में योजना चलाई जा रही है, ऊपरी भद्रा योजना। और केंद्र सरकार इसकी बात क्यों की है, तो केंद्र सरकार इस बजट में 5300 करोड़ रुपए सहायता के रूप में प्रदान करेगी, किसको, कर्नाटक को, सूखा से निपटने के लिए। और सूखा से निपटने के लिए कर्नाटक में कौन सी योजना चल रही है, तो ऊपरी भद्रा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत साझा पूरा लेख निधान, ठीक है, इसको भारत श्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भारत श्री क्या है, तो इसका पूरा नाम याद रखना है कि भारत साझा पूरा लेख निधान। भारत श्री योजना है, भारत श्री योजना है, इसका पूरा नाम क्या है, भारत साझा पूरा लेख निधान। भारत श्री योजना में अब होगा क्या भाई, तो जो हमारे 1 लाख प्राचीन जो आपके पूरा लेख हैं, उनका डिजिटलीकरण करने के लिए इसका काम किया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई पुराना अभिलेख है, वो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा नहीं, तो उसको सरकार कह रही है कि हम उसको डिजिटल फॉर्म में हम ला देंगे, यानी कि उसका डिजिटलीकरण हम कर लेंगे, तो वो काफी दिनों तक हमारे पास, बहुत, जब तक टेक्नोलॉजी रहेगा जब तक वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने बात किया कि जो 740 जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे और उनमें शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो हमने अभी तक देखा कि एलएमसी में लास्ट माइल कनेक्टिविटी में अंतिम छोर में, इसमें एक उन्होंने प्रोग्राम चलाया, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसमें 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया, जिसमें 61 ब्लॉक बिहार के। दूसरा उन्होंने बात की है दूसरा उन्होंने बात की है पीबीटीजी का, पीबीटीजी का पीबीटीजी का। हमको पता है कि इसमें 75 आपका ग्रुप है, और इसमें सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ओडिशा में है। तीसरा हमने बात की है जो आपका ऊपरी भद्रा योजना है, इसका संबंध कर्नाटक से है। और जो चौथा है जो भारत श्री योजना है, जो भारत साझा पूरा लेख निधान है, वो पूरा लेखों को डिजिटलीकरण करेगा। और पांचवा जो है हमने बात किया कि जो 740 एकलव्य जो आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, उनमें शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 700 खोले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा तीसरा जो प्राथमिकता है, उसमें हम देखते हैं कि तीसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, यानी कि अवसंरचना और निवेश, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला जो बात किया, ये वीवीआई रहेगा आपका, कि प्रभावी पूंजीगत व्यय को 13.7 लाख करोड़ होगा। इन्होंने बताया कि जो हमारा जो प्रभावी पूंजीगत व्यय होगा वो 13.7 लाख करोड़ होगा, जो कि जीडीपी का 4.5% होगा, ठीक है। इस लाइन को याद रखना है, ठीक है। जो हमारा जो प्रभावी पूंजीगत व्यय होगा वो जीडीपी का कितना होगा, जीडीपी का होगा 4.5%, ठीक है। तो अब हमें दो प्रकार का जो व्यय होता है, अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें तो व्यय दो प्रकार का, एक तो होगा कि आपका राजस्व, सॉरी, एक मिनट, व्यय की बात करें तो दो प्रकार के व्यय, एक तो होगा राजस्व व्यय, एक तो होता है पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय का मतलब क्या हुआ कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सरकार आपको वेतन दे रही है, तो जो वेतन का जो खर्च हुआ वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आया। और जो पूंजीगत व्यय है, इसका अगर हम साधारण भाषा में अगर बात करें तो धन से धन कमाना, ठीक है, वेल्थ टू वेल्थ, ठीक है।
आपका पूंजीगत व्यय होता है। यानी कि अगर आप कोई कहीं से पैसा लिए, ठीक है, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, तो जब कंपनी कमाएगा पैसा तो वो आपको होगा। आपने कहीं मतलब कि जो है एक बांध बनवा दिया, तो बांध वाला में क्या होगा कि वहाँ पे पानी गिरेगा तो वहाँ से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है पूंजीगत व्यय होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा जो पूंजीगत व्यय है वो कितना परसेंट होगा, 4.5% होगा, वो जीडीपी का 4.5% होगा। और रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और इसमें 75,000 वैकेंसी की बात किया गया है। और इन्होंने बताया कि 2014 से 9 गुना है। और ऑब्वियसली बात है भाई कि जब से 2014 में क्या स्थिति थी भारत की और अब क्या है, तो धीरे धीरे तो बढ़ेगा ही। चलिए कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि जो 2014 की तुलना में अगर रेलवे की बजट देखें तो ये 9 गुना बढ़ गया है। और जो हमारा जो पूंजीगत प्रभावी पूंजीगत व्यय है वो जीडीपी का कितना परसेंट होगा, 4.5% होगा। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने एक दूसरा बात की है, जो शहरी अवसंरचना विकास निधि की बात करते हैं, यूआईडीएफ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करते हैं, ठीक है। शहरी अवसंरचना विकास निधि की बात किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो टियर 2 और टियर 3 की जो शहरें हैं, ठीक है, उनका विकास किया जाएगा, ठीक है। और इनका जो ये जो फंड होगा, ये फंड जो होगा उसका जो मैनेजमेंट होगा वो कौन करेगा, एनएचबी करेगा। आपका राष्ट्रीय आवास बैंक जो होगा आपका शहरी अवसंरचना विकास निधि का मैनेजमेंट करेगा। तो याद रखना कि शहरी अवसंरचना विकास निधि कार्यक्रम कौन से शहरों के लिए है, तो टियर 2 और 3 टाइप के शहरों के लिए है। और इसका जो फंड होगा उसको कौन सा बैंक मैनेज करेगा, तो एनएचबी करेगा, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक जो होगा आपका यूआईडीएफ फंड का मैनेजमेंट करेगा। यूआईडीएफ का कौन मैनेजमेंट करेगा, तो एनएचबी करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग आगे आते हैं तो 4 नंबर पे है जो आपका क्षमता उभारना, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बात जो आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं वो उन्होंने बात की है। उसमें सबसे पहला उन्होंने कहा है कि एक कार्यक्रम चलाएंगे जो होगा आई गॉट कर्म योगी। आई गॉट आई गॉट कर्म योगी। इसमें उन्होंने कहा है कि जो हम ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे, किनको, तो सिविल सेवकों को, जो सिविल सर्विसेज के जो आपके जो अधिकारी हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। और वो किस कार्यक्रम के तहत, तो आई गॉट कर्मयोगी। इस इससे उनका मानना है कि उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग का विकास होगा, क्षमता का विकास होगा, और योजनाओं का क्रियान्वयन वे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व में इनके द्वारा एक मिशन कर्मयोगी चलाया गया था। ये भी ये क्या था कि जो प्रशासन है वो पारदर्शी और जवाबदेही बन सके, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी उनकी हो किसी भी चीज को लेकर। इसके लिए उन्होंने प्रशासन के लिए पूर्व में मिशन कर्मयोगी चलाया था। और इस बार जो सिविल सेवक हैं उनके लिए वे उनका कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, योजना का बेहतर क्रियान्वयन कर सके, इसके लिए उन्होंने आई गॉट कर्मयोगी कार्यक्रम चलाया है, जो कि ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, ठीक है, सिविल सेवकों के लिए। आइए आगे देखते हैं। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए 3 जो है एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी, ठीक है। एआई के विकास के लिए कितने सेंटर, 3 एक्सीलेंस सेंटर की बात की है। आपको पता है कि जब मशीन जो है मानव मस्तिष्क की तरह जब व्यवहार करने लगता है तब उसको हम लोग एआई बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर हम मान लेते हैं कि कहीं आप अपने रूम में आते हैं और आते आते एसी स्टार्ट हो जाता है, हम सोचते हैं कि अब बहुत गर्मी लग रहा है, तो हमको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है। तो ये सब किसका कमाल है, तो एआई का कमाल है। अभी हाल ही में चैटबॉट चैटबॉट बहुत चर्चा में था एआई के लिए। आगे देखते हैं। तीसरा उन्होंने बात किया कि जो अस्थाई खाता संख्या है, जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर जिसको बोलते हैं, वो सामान्य कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। किनके लिए, तो बिजनेस पहचानकर्ता के लिए, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह अब देने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो पैन कार्ड होगा वही आपका जो पहचान पत्र के रूप में कार्य करेगा। आगे देखते हैं। जो आपका एक कारगर न्याय प्रशासन के लिए 700 करोड़ रुपए के व्यय के लिए ई न्यायालय परियोजना का प्रारंभ
चरण थर्ड इसका जो है शुरू किया गया है ई न्यायालय का। ठीक है, किसके लिए है? तो कारगर न्याय प्रशासन हो, प्रशासन अच्छे ढंग से काम करे, जल्दी प्रशासन काम करे, इसके लिए ई न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसका थर्ड चरण का शुरुआत इसमें किया जाएगा। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए की व्यय की बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन, जितने भी अब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि 4G पे हैं, 2G पे हैं, 3G पे हैं। ठीक है, इस पर चलते थे। अब जो भी एप्लीकेशंस जो 5G पर जो चलने वाले हैं, ठीक है, उनके विकास के लिए आपको 100 प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। यानी कि 100 प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। क्या चीज़ के लिए? तो जो 5G आधारित जो अपना एप्लीकेशन है उसका विकास के लिए। और आपको पता है कि 5G का जो शुरुआत है हमारे भारत में, वो 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ है। 1 अक्टूबर 2022 से भारत में 5G की शुरुआत हुई है। और 5G एप्लीकेशन के लिए कितने प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा? तो 100 का। तो इसमें अभी तक हमने देखा कि जो हमारा जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का, तो इस सॉरी कैपेसिटी बिल्डिंग का, तो इसमें 3-4 चीज़ें बात की गई हैं। एक तो जो आपका आईगोट 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 कर्मयोगी की बात किया गया है, जो कि सिविल सेवकों के लिए होगा, उनके प्रशिक्षण के लिए होगा। फिर उन्होंने कहा कि एआई के लिए हम 3 एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे। और जो थर्ड में कहा कि जो पैन नंबर होगा, वो आपका अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे वो आपका पहचान कर्ता के रूप में वो आपका लिया जाएगा पैन। अब आधार उधार देने की जरूरत नहीं है। और जो चौथा उन्होंने बात किया कि जो 5G जो एप्लीकेशन है उनके विकास के लिए 100 आपका प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। चलिए, और हमने देख भी लिया कि जो 5G है उसकी शुरुआत भारत में कब हुई है? तो 1 अक्टूबर 2022 से। चलिए आगे देखते हैं। आपका हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट का, इसमें उन्होंने एक योजना की बात की है, मिशन लाइफ। लाइफ का अगर हम पूरा नाम देखें तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो याद रखना है कि लाइफ का पूरा नाम क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये मिशन लाइफ है। इसका जो शुरुआत है गुजरात से आपका हुआ है। चलिए, तो मिशन लाइफ, लाइफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? लाइफ का लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट याद रखना है। और लाइफ की शुरुआत, मिशन लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो गुजरात से हुई है। आगे उन्होंने बताया कि 2070 तक जो है हम नेट जीरो कार्बन एम्बिशन को हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, 2070 तक लक्ष्य रखा गया है कि हम नेट जीरो कार्बन एम्बिशन कर लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं तो पंचामृत योजना की बात करते हैं, जो कि कॉप 26 में ग्लासगो में जो हुआ था, वहाँ पे उन्होंने पंचामृत की बात की है। और जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए इसका पंचामृत आया था। ठीक है, इसी के मिलता जुलता एक पंचामृत योजना है जो कि स्टेट में चल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के स्टेट में चल रहा है। वो गन्ना के उत्पादन से संबंधित है। इसको ध्यान रखना होगा कि पंचामृत योजना जो है एक स्टेट में भी चल रहा है, वो है गन्ना उत्पादन से। और जो हमारा जो सेंट्रल वाला पंचामृत है वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए उसमें बात किया गया है। आपको पता है कि COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। और जो COP27 है उसका आयोजन मिस्र में। चलिए आगे देखते हैं। वो है हरित हाइड्रोजन मिशन। इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। और 2030 तक भारत सरकार का टारगेट है कि 5 मीट्रिक मिलियन टन हम प्रत्येक वर्ष उसका उत्पादन करें। किसका? तो हाइड्रोजन का। और आपको पता है कि सबसे स्वच्छ अगर ईंधन की बात करते हैं, सबसे स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं या ईंधन की बात करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन का नाम आगे आता है। और सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हम 5 मीट्रिक मिलियन टन का उत्पादन हम लोग प्रतिवर्ष करेंगे। ठीक है, वो हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। आगे देखते हैं। एक नया कार्यक्रम है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम नाम याद रखना है। पीएम प्रणाम, कर्म आई गॉट कर्मयोगी। ठीक है, भारत श्री, और उसके बाद श्री अन्न, ये सब जो है आपका जो योजना का नाम है उसको याद अच्छे से याद रखना है। तो पीएम प्रणाम यानी कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार के लिए। अगर हम प्रणाम की फुल फॉर्म करें पीएम प्रणाम की, तो पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना इसका पूरा नाम है। तो सीधे याद रखना है कि पृथ्वी पर प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो पीएम प्रणाम। पृथ्वी माता को प्रणाम कीजिए और प्रदूषण को
कम कीजिए। याद रखने का तरीका हो सकता है कि प्रदूषण कम करने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना चलाई पृथ्वी पर प्रदूषण कम करने के लिए, तो पीएम प्रणाम योजना। ये कब कैसे हो सकता है भाई, कैसे हम पृथ्वी को प्रदूषित कम कर सकते हैं, तो हम लोग रासायनिक उर्वरक का सीमित उपयोग अगर करने लगे तो हम लोग पृथ्वी के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उसके बाद भूमि प्रदूषण को रोककर हम पृथ्वी के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। चलिए, तो याद हो गया कि पीएम प्रणाम योजना क्या चीज से संबंधित है, तो आपका पृथ्वी प्रदूषण को कम करने के लिए इस प्रारंभ किया गया। प्रणाम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाम है गोबर्धन स्कीम। गोबर्धन स्कीम यानी कि गोबर से धन बनाना, वेस्ट टू वेल्थ। अगर आप गोबर से धन बनाते हैं तो गोबर्धन स्कीम के अंतर्गत आता है। और गोबर्धन का मतलब क्या हो, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। याद रखना है, गोबर्धन का मतलब क्या हुआ, गोबर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, इसमें कहा है कि हम 500 आपका जो है संयंत्र स्थापित करेंगे जो गोबर से धन बनाने गए। ठीक है, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं गोवर्धन में। तीसरा आगे बात करते हैं, तो ये जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी। और जो आगे की योजना है, एक है योजना मिस्टी योजना। याद रखना है कि मिस्टी योजना का जो संबंध है, आपका जो तटीय प्रवास का तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत करने के लिए मिस्टी योजना, मी से मिस्टी या मी से मैंग्रोवन, याद रखना है। ठीक है, जो हेलोफाइट्स ग्रुप के जो पौधे होते हैं वो मिस्टी योजना के अंतर्गत आएंगे। यानी कि मिस्टी योजना का मतलब यह हुआ कि तटीय क्षेत्र जो भी है, भारत के तटीय क्षेत्र, वहाँ पे अगर हम मैंग्रोव पौधारोपण करते हैं तो मिस्टी योजना के अंतर्गत आएगा। तो मिस्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वन से है। आगे है आपका अमृत धरोहर। अमृत धरोहर, ये आपको पता है कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया है, अमृत धरोहर को। और ये कितने वर्ष के लिए है, तो 3 वर्षों के लिए, स्टार्टिंग 3 वर्षों के लिए उन्होंने। तो याद रखना कि अमृत धरोहर का संबंध किससे है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए उन्होंने अपने भाषण में यह बताया कि 2014 से अब तक हमने भारत में जो रामसर साइट है उसकी संख्या अब कितना हो गया है, तो 75। तो याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट अगर है तो है तमिलनाडु में, और उसकी कुल संख्या अभी वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 75। तो याद रखना है, अभी जो आपका अमृतकाल महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष के बाद चल रहा है, तो याद रखना कि रामसर साइटों की कुल संख्या हो गया 75, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट है आपका तमिलनाडु। और जितने भी आर्द्र भूमि जो क्षेत्र हैं उनके लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, अमृत धरोहर योजना। ठीक है, और ये स्टार्टिंग 3 वर्षों के लिए होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है यूथ पावर के लिए, जिसका हमें भी इंतजार है, यूथ पावर का। उन्होंने यूथ पावर में क्या क्या बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 है उसका प्रारंभ किया जाएगा। इसमें हम एआई पर बच्चों को सिखाएंगे, रोबोटिक्स सिखाएंगे, 3D और ड्रोन टेक्नोलॉजी के पर आधारित जो है आपका जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 30 जो है 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करेगी। ठीक है, तो याद रखना है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने स्थापित करेगी, 30। और जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 है, ठीक है 4.0, उसमें एआई, रोबोटिक्स, 3D और ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करता है। चलिए, उसके बाद युवाओं में उन्होंने एक योजना देखा है कि देखो अपना देश। ये भी शानदार योजना है। लोग बोला कि हमको विदेश घूमना है, तो सरकार बोलता है कि नहीं भाई, आप अपने देश ही घूमिए। इसलिए देखो अपना देश योजना ला दिए। तो विदेश जाने के बजाय अपना देश घूमो भाई। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि उड़ान योजना है, चलता है उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, जो कम रेट में आपको एरोप्लेन का जो हवाई जहाज हवाई यात्रा है इसके बात करता है। तो देखो अपना देश कार्यक्रम लाया गया है, भाई अपना देश घूमिए। फिर आगे है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये जो आपका जो सीमावर्ती जो बॉर्डर इलाका है, ठीक है, बॉर्डर इलाका के जो भी गांव है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लाया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो याद रखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
कहाँ के हैं, तो जो बॉर्डर के गांव हैं, जो बॉर्डर के बगल में जो गांव हैं, उनका विकास करने के लिए कौन सा योजना लाया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। आगे उन्होंने एक मॉल की बात की है, तो बोलते हैं यूनिटी मॉल। कौन सी मॉल, यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल में उन्होंने कहा है कि अगर कोई राज्य है, वहाँ का जो उत्पाद फेमस है, चाहे जो उत्पाद को जीआई टैग मिला है, उसको वैसे उत्पादों को एक एक बिल्डिंग में एक बिल्डिंग के अंतर्गत उसको ला दिया जाए और वहीं से लोग अपना खरीदेंगे। तो इसी के कॉन्सेप्ट पे यूनिटी मॉल का आपका कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो जो आपका जो सातवां जो सबसे क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल एरिया, इसमें एक जो महत्वपूर्ण है सबसे है, वो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर की बात करते हैं। तो याद रखना कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर किस क्षेत्र में है, इसकी इसका 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 निर्माण किया जाएगा। सरकार बोली है कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर का निर्माण करेंगे। ये जो रजिस्टर होगा, ये वित्तीय स्थिरता और ऋण का कुशल प्रवाह पर कार्य करेगा। इसके बाद फाइनेंसिंग एरिया में दूसरा है महिला सम्मान बचत पत्र। आप पता है कि जो बचत पत्र है, ज़्यादातर डाकघर में लोग खरीदते हैं टैक्स वगैरह बचाने के लिए। तो इसके लिए महिला सम्मान बचत पत्र केंद्र सरकार लाई है। ये मात्र कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए। और कब तक के लिए है, तो 2025 तक के लिए है। इन्होंने बोला कि इसमें हम 7.5% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, जो अगर महिला सम्मान बचत पत्र खरीदती है तो उसमें 7.5% हम देंगे। और इसमें आप 2 लाख तक की यानी कि आप मैक्सिमम आप 2 ही लाख रुपए इसमें आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाख अभी जमा कीजिए, 7.5% के हिसाब से 2 लाख के बाद 2 वर्ष के बाद आप निकाल लीजिए पैसा। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पत्र इन्होंने लॉन्च किया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जो पहले इसका जो मैक्सिमम लिमिट था कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है 60 साल से जिनका ज़्यादा उम्र है, वो 15 लाख रुपए तक इस बचत योजना में जमा कर सकते थे। अब इनकी लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया है 30 लाख रुपए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। फिजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, राजकोषीय प्रबंधन की बात करते हैं, फिजिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, इन्होंने उसमें जो सबसे पहला बात उन्होंने बताया कि राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए आप इंटरेस्ट फ्री पैसा लीजिए। दूसरा उन्होंने बताया कि जो राज्यों का जो राजकोषीय घाटा होगा, वहाँ का जो जीएसडीपी होगा, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, वो 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने निर्धारित किया कि जो राज्य का जो जीएसडीपी का जो फिजिकल जो डिफिसिट होगा, वो जीएसडीपी का कितना होना चाहिए, तो 3.5%। इसको एकदम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। जीएसडीपी का कितना होना चाहिए, 3.5%। और 0.5% उन्होंने विद्युत जो इलेक्ट्रिक एरिया है उसके सुधार के लिए अतिरिक्त दिया है। तो ये अलग एरिया है। और ऐसे उन्होंने कहा है कि जीएसडीपी का 3.5% आपका फिजिकल डिफिसिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा है। और 0.5% एक्स्ट्रा आपका बिजली के लिए। अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करें, तो हमारा जो अभी करेंट जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, उसमें कितना परसेंट फिजिकल डिफिसिट है, तो 6.4% फिजिकल डिफिसिट केंद्र सरकार की है। और उन्होंने बताया है कि जो हमारा जो अगले साल का जो फिजिकल डिफिसिट है, वो 5.9% रहने की अनुमान है। तो याद रखना है कि 2023-24 के लिए केंद्र सरकार कितने परसेंट फिजिकल डिफिसिट का अनुमान लगाया है, तो 5.23-24 के लिए 5.9%। और उसके आगे 25-26 के लिए 4.5% अनुमान लगाया, जो कि होगा भी नहीं। ठीक है, तो याद रखना है कि अभी जो करंट है इसमें फिजिकल डिफिसिट कितना है, 6.4%। और जो आगे का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके में 5.9%। और उसके आगे का जो है आपका 4.5% का अनुमान लगाया गया है। आगे देखें तो ल- सबसे ज़्यादा ताली इसी पर बजा था। ठीक है, कि भाई सबको इंतजार था कि इनकम टैक्स में अब क्या होने वाला है। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस है, जो कि उसके अंतर्गत इनकम टैक्स आता है,
उसमें उन्होंने कहा कि जो हम रिबेट है, रिबेट की छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर देते हैं, ठीक है। तो और दूसरी तरफ उन्होंने कहा यानी कि अगर हम सीधे सीधे बात करें, तो अगर आपके 7 लाख रुपए तक की इनकम है, तो आपको अब कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो रिबेट 5 ही लाख तक था कि अगर 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता था। अब उसको बढ़ा के कितने कर दिया गया है, तो 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया। ठीक है, तो रिबेट रिबेट शब्द को ध्यान रखना है कि रिबेट कितना से कितना किया गया है, 5 से 7 लाख रुपए। और जो जो कर जो टैक्स जो स्लैब था, ठीक है, वो पहले 5 हुआ, पहले 6 हुआ करता था, अब उसको घटा के 5 कर दिया गया। ठीक है, तो जो टैक्स स्लैब है तो इसमें तो कुछ अंतर है नहीं। जो टैक्स स्लैब था वो जो पहले 6 हुआ करता था, अब वो हो गया वो 5। और जो टैक्स स्लैब था जो पहले स्टार्ट होता था 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। तो एक तरफ हो रहा है कि भाई 7 लाख तक टैक्स नहीं देना है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि 3 लाख से 6। अब इधर अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख तक कोई आपको 5%, 6 से 9 लाख तक आपको 10%, ये सब परसेंट में है। ठीक है, तो 0 से 3 लाख यानी कि 7 लाख तक तो रिबेट है। ठीक है, और जो टैक्सेशन का जो स्लैब है वो कितना है, 5 है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो 3 लाख तक है उसमें तो कोई टैक्स ही नहीं है। तो यहाँ से स्लैब की गिनती होगी 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो 3 से 6 लाख तक कितना परसेंट टैक्स देना होगा, तो 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर होता है तो 30% आपको टैक्स देना होगा। तो दो तीन चीज़ें हैं, एक तो जो सरकार जो इनकम टैक्स में जो रिबेट दी है, जो रिबेट जो रिबेट है वो 5 लाख से 7 लाख हो गया है, और जो स्लैब है वो 6 के बजाय अब कितना हो गया है, 5। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, जिसमें पहला 3 से 6 आपका 3-3 का अंतराल है, याद रखना है, और इधर में 5-5 का अंतराल है। इधर में 5, 10, 15, 20, और 20 के बाद एक ही बार 25 नहीं होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इधर में 3-3 के अंतराल पर बढ़ेगा, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से फिर ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट है कि जो हमारा जो रुपया है वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो जो अगर हम बात करें कि रुपया कहाँ से आता है, यानी कि हम पैसा हमारे यहाँ कहाँ से आता है, तो पहला बात है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, तो सरकार क्या करती है, ऋण लेती है। ठीक है, मार्केट बोरोइंग लेती है, मार्केट से पैसा लेती है। और सीधे अगर हम शब्द अप, अपने भाषा में बात करें तो उधार लेती है। तो सरकार रुपए यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये सरकार के पास है, तो उसमें 34 रुपया जो है वो क्या चीज़ का है, तो उधार का पैसा है। फिर उसके बाद जीएसटी से उसको 17% मिलता है, आता है। आपका निगम जो कंपनी कर है उससे 15%, इनकम टैक्स से भी 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, कर रहित प्राप्तियां 6%, सीमा शुल्क से 4%, और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां से 2%। तो ऊपर से 3 चीज़ याद रखना है कि कहाँ से रुपया आता है, उसमें फर्स्ट 3 कहाँ से है, तो एक तो है मार्केट बोरोइंग से, जो कि आपका 34% आया, यानी कि 100 रुपया में 34 रुपया हम उधार लेते हैं। दूसरा है आपका जो 17% है वो जीएसटी से हमको मिलता है, और जो आगे है 15%, 15% इनकम टैक्स और जो कॉरपोरेट टैक्स है वहाँ से हमको मिलता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, मार्केट से हम 34 रुपया ले रहे हैं, 17 रुपया हमको जीएसटी से मिल रहा है, और 17 ही रुपया इनकम अति सॉरी 15 रुपया हमको इनकम टैक्स और कंपनी के टैक्स से मिल रहा है। तो ये रुपया आने का क्रम हुआ। अब देखते हैं कि रुपया आया तो जाएगा कहाँ भाई, जाता है कहाँ है। तो हमको पता है कि अगर आप किसी से उधार लिए हैं तो उसको क्या दीजिएगा, ब्याज दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो हम पैसा पेड करते हैं, यानी कि हमारा जो पैसा है बजट का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, तो वो जाता है हमारा ब्याज भुगतान पे। ठीक है, तो हम जो 34 रुपया, अगर हमारे पास 100 रुपया है, तो उसमें तो हम 34 रुपया ले लिए भाई, मार्केट से उधार लिए। अब इस 34 रुपया को हम इंटरेस्ट के रूप में 20 रुपये प्रति वर्ष हम लोग देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो रुपया जाता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में, जो हम उधार लिए हैं। ठीक है, जो सेकंड है, आपको जो पता है कि टैक्स में जो राज्यों का हिस्सा है उस वहाँ पे जाता है, तो 18% हम टैक्स जो राज्यों को हिस्सा देते हैं टैक्स में। तीसरा है जो केंद्र
केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, ठीक है, उसमें 17% जाता है। तो ऊपर से 3 चीज़ें याद रखना है कि एक तो इंटरेस्ट पेमेंट में, दूसरा स्टेट के जो राज्यों का हिस्सा है होता है टैक्स में, उसमें जाता है, और जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसमें 17%। तो 20%, 18% और 17%। उधर था आपका 34% था, उसके बाद 17% था, और उसके बाद 15% था। तो ये आने वाला में क्रम में था, और ये जाने वाला क्रम में, याद रखना है। तो 34% हम पैसा उधार ले रहे हैं, 17% हमारा जीएसटी से आ रहा है, 15% इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, और जा कहाँ रहा है, तो 20% आपका इंटरेस्ट में जा रहा है, 18% हम टैक्स राज्यों को दे दे रहे हैं कर में हिस्सा, और 17% जो है, जो योजनाएं सरकार चला रही है उसमें जा रहा है। ठीक है। अब लास्ट में 2 चीज़ें आती हैं, जो हमारा जो सबसे मेन फोकस था, इसको इसलिए हम इसको लास्ट में कर रखे हैं, कि भाई जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने कहा है कि जो हमारा जो जीडीपी है उसका मात्र 2.1%, मात्र 2.1% हम खर्चा करेंगे किस पर, तो स्वास्थ्य पे। बताइए, हम जानते हैं कि किसी भी देश को अगर विकसित करना है तो वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने स्वास्थ्य पे 2.1% और शिक्षा पे 2.9% उन्होंने कहा है कि इस बार हम खर्च करेंगे, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर हम ऊपर में बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो 8% है वो हमारा डिफेंस का बजट है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें मोटा मोटी याद रखना है कि स्वास्थ्य पे सरकार अपने जीडीपी का 2.1% खर्च करेगी, शिक्षा पे 2.9% खर्च करेगी, और जो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उस पर 8% खर्च करेगी। आशा है कि ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें सुझाव दें कि आगे हम किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।